हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग के सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग में कैसे लिखा जाता है एक अच्छा उत्तर। ठीक है, कि ऐसी क्या क्वालिटी थी, व्हाट क्वालिटी शुड बी कंटेन इन दैट आंसर, कि एक आंसर को एक अच्छा आंसर के रूप में लिखा जा सके। ज़्यादा हम इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ना एक्सप्लेन कर, बस आपको 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 आपको ऐसे रूल बताएंगे जिस रूल को आप फॉलो करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको फटाफट वो रूल बताते हैं। आप उससे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। जो भी आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो, मेंस का, ठीक है, या स्टेट पीसीएस का आंसर लिख रहा हूँ, हमने बहुत सारी कापियाँ भी अपलोड करी है। ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हैं कापियाँ मेंस की, उससे आप देख के आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है, उन कापियों की भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर पहले आप वो क्या कहते हैं आंसर राइटिंग सेशन पे पहले बता दीजिए कैसे कैसे आंसर लिखना है ना। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस थे टेलीग्राम पे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, पहले इस पर एक वीडियो बना दे, देन आपको जो कापियाँ हम अभी अपलोड कर रखी हैं उन कापियों को 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या दिमाग में रखना है एक आंसर लिखने से पहले। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो ये रूल बहुत फेमस रहता है कि 753 का नियम क्या है, इसको हम पहले लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले उससे पहले जो कुछ पॉइंट उसको आपको हम बताते चले। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि जो आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, जब आप हम आंसर लिखने जाते हैं तो उस आंसर राइटिंग में जो हम आंसर देते हैं उसमें कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि उसको प्रमाणिक हो, मतलब कि इधर उधर की बातें ना हो। ठीक है, उसको प्रमाणित करने का मतलब ये है कि इस पहले पॉइंट में कि जो आप लिख रहे हैं ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि कहीं की भी चीज़ें उठा के कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं आंसर में। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें क्या ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड का इस्तेमाल जो है, कीवर्ड का इस्तेमाल अगर बात करें तो उसका करें, मतलब जैसे ना कंक्रीट वर्ड, जिन वर्डों का एक अच्छे वर्ड है, उनकी मीनिंग है, ऐसे वर्डों का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से जो अपनी भाषा रखेंगे लिखावट की, वो आसान भाषा रखेंगे, बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। इस तरीके से आसान भाषा का रखेंगे जो चीज़ें समझ में, और राइटिंग थोड़ी साफ़ सुथरी रखेंगे। अगला पॉइंट क्या देखिए, ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे। प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ लेके बताते हैं कि कैसे एग्जाम्पल में, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा तो। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला पॉइंट इसमें जो रूल, जब हम 5 से 6 रूल की हमने बात की थी ना, तो उसमें पहला क्या है कि जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप पहले टॉपिक को पढ़िए और उसकी समझ विकसित कीजिए कि उस टॉपिक में पूछा क्या गया है, पहला पॉइंट। और जो टॉपिक को पढ़ने के साथ उसको मल्टीपल डायमेंशन में डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करना, आप तो पूछेंगे सर कैसे, आप तो कह दे रहे हैं कि डिवाइड कर लीजिए मल्टीपल डायमेंशन में, लेकिन कैसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि सॉइल है, मान लीजिए सॉइल पे पूछा कि भारत के मिट्टियों के बारे में, या फिर जो पेनिनसुलर इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में समथिंग कुछ क्वेश्चन पूछा है बीसीडी। ठीक है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल डायमेंशन कैसे विकसित किया जाता है। तो जैसे सॉइल है, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर क्या क्या है ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब सॉइल आप समझ रहे, देखिए कैसे ये होता है डायमेंशन एक्सटेंड करना। उसके बाद से सॉइल हो गया, ठीक है, उसके बाद से इसमें है कि सॉइल की प्रॉब्लम्स क्या है, सॉइल के सोल्यूशंस क्या है, मतलब जो सॉइल है, मिट्टी है अगर बात करें, तो ये होता है इसका डायमेंशन डेवलप करना। कैसे डायमेंशन, कि क्या सॉइल, मतलब कि अगर देखें आप तो उसके विभिन्न डायमेंशंस में, आयामों में हमने मिट्टी को एकदम तोड़ दिया है। अब इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना शुरू करेंगे। अगर कोशिश हो सके जहाँ पे अगर हमें मिल जा रहा है, ठीक है, मैप बनाने के लिए, तो 1 से 2 मैप भी ज़रूर उसमें बना दें। यानी मैप बना कर अगर आप लोकेट करते हैं तो एक अच्छा आंसर माना जाता है। चाहे आप महाद्वीप का जो भी अगर बनने वाला तो बना दें, इंडिया का बन पाए, यूपी का बनने वाला हो। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि मैप की आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है, मैप आपको आना चाहिए। और मैप आप होता है ना कि 10-15 से 20 सेकंड में पहले बनाना तो नहीं आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैप बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें जो आंसर लिखना है उस आंसर में क्या करना है। पहली बात तो कि उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि उसमें मैप अगर जहाँ आवश्यक है उस वहाँ पर हमको मैप वहाँ पर फिट करना है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे उसमें क्या, कि रीड द केयरफुली, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो हम टेस्ट में देख रहे हैं बच्चों की कॉपियाँ,
उसमें क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में पढ़ने के बाद से बच्चे उसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखने चले जा रहे हैं, यानी डायरेक्शन बदल जा रहा है। इसीलिए तीसरा पॉइंट एकदम अपने दिमाग में रखेंगे कि प्रश्नों को 2 या 3 भागों में विभाजित करेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे एज पर द डिमांड। जैसे कि उसमें क्या क्या पूछा है ना, क्लासिफिकेशन पूछा है, क्रिटिसिज्म पूछा है ना, उसके बारे में अगर आप देखें तो उसके बारे में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछा है, प्रॉब्लम्स को पूछा है, एरिया लोकेट करने को कहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसको फिर क्लासीफाई कैसे करना है आप आगे चल के बताते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि फोकस रखेंगे अपने एक्सटेंशन वर्ड पे, ठीक है। मतलब कि जो उन प्रश्नों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो कीवर्ड्स कह लें, या फिर जिस पे क्वेश्चन का बेस टिका होता है, तो वर्ड क्या है कि क्वेश्चन को व्याख्या करना है ना, आलोचना करना है, विवेचना करना है या वर्णन करना है। इन वर्डों का विशेष करके फोकस रखेंगे लिखते टाइम आंसर। ये 4 वर्ड हो गए। उसके बाद से हम आपको बताएं कि 5वां पॉइंट क्या है। ये गलतियाँ बार बार बच्चे कर रहे हैं कि कहाँ जहाँ एक्सप्लेन करना रहता है वहाँ उस चीज़ों को एक्सटेंड ना करके वहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर कहीं हम बात करें जहाँ विवेचना आलोचना करना है तो वहाँ सीधे सिंपली एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन देखने के लिए कापियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम आपको कापियाँ भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। एक आध दो बच्चों की कापियाँ दिखाएंगे जो चेक हुई है, कापियाँ भी दिखाएंगे, वैसे अपलोडेड भी कापियाँ हैं, है ना। तो 5वां पॉइंट देखिए क्या हमें ध्यान में रखना है। 5वां पॉइंट है कि प्रश्नोत्तर अभ्यास हमेशा आयोग द्वारा निर्धारित मुख्य परीक्षा कॉपी के उत्तर में ही, उस वाले कॉपी में ही कह रहे हैं। मतलब क्या है कि इस चीज़ को भी एक रूल बना लीजिए कि जब भी हम लिखेंगे तो वो जो A4 साइड सी आती है सीट, उसमें जो ऐसे बना रहता है कि यहाँ इस भाग में नहीं लिखना है, ये ऐसे, तो ये वाला जो भाग आपको मिलता है बीच में और ये वाइट पेज, इसमें लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ हम देखिए अभी लाइन बना रहे हैं, इस वाले पोर्शन में जब आप लिखते हैं ना तो आपकी हाथों की राइटिंग जो इस पर सेट होती है, यानी बैठती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे चला जाता है, इधर लिखना से तिरछा हो जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, आंसर लिखना चाहे आप भले में स्टार्टिंग में देखिए आप बहुत ही मतलब होता है ना कि आंसर बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप शुरुआत तो करोगे। अभी जब आप देखोगे ना शुरुआत करो तो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन जब पढ़ के लिखना शुरू करो, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो लिखना आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है। 6वां पॉइंट क्या है, 6वां पॉइंट है दोस्त कि 6वें पॉइंट में कि फ्रेम, वही फ्रेम योर आंसर, यानी अभी हम जो यहाँ पे आपके सामने कहा ना कि उसको डिमांड के हिसाब से ब्रेक करना है, क्वेश्चन को डिमांड के हिसाब से। चौथे पॉइंट, तीसरे पॉइंट में जो बता रहा था उसी चीज़ को यहाँ क्या करना है, डिमांड के हिसाब से ब्रेक करना है। मतलब आंसर को अगर आप देखें तो फ्रेम करना है। कैसे फ्रेम करना है कि इंट्रो, ठीक है, मेन बॉडी और निष्कर्ष। कोशिश करेंगे कि जो डायग्राम और मैप है वो कहाँ हो, मेन बॉडी में हो, ठीक है। इंट्रो क्या है, 2 से 3 लाइन, मतलब जो पूछा गया उसके बारे में आप अगर ध्यान देंगे तो 20 से 25 शब्दों में आप इंट्रो के लिए यानी 2 से 3 लाइनों में लिखने। जैसे सॉइल की हम लोग बात कर रहा था, तो सॉइल क्या है ना, कहाँ कहाँ पे क्या फॉर्मेशन, इस तरीके से। मेन बॉडी में अगर हम देखें तो कारण और वर्गीकरण, ठीक है, समाधान, उपाय, ये सब सारी चीज़ें मेन बॉडी में आ जाती हैं। और मेन बॉडी में क्या करेंगे, डायग्राम को हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद से लास्ट जो पॉइंट है निष्कर्ष यानी सोल्यूशन, ठीक है। और इन चीज़ों में ना आपका योजना रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन आपका जो एंड है ना वो एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होना चाहिए, यानी आशावाद होना चाहिए। उसमें लगना चाहिए कि हाँ आप कोई भी प्रॉब्लम हो उससे सोल्यूशन को आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही डीप तरीके से चले गए कि नहीं ये तो ऐसा प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ऐसा वैसा नहीं। तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव एंड पे उसको ख़त्म करें आंसर को, और कोशिश करें कोई योजना रिपोर्ट है तो उसकी रिपोर्ट को आप कोट कर सकें, तो ये होगा आपका ऑथेंटिक डेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है। जो बच्चों ने आंसर लिख के सबमिट किया था उसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लाइव के बच्चे देख कॉपी में कैसे लिखते हैं। पहली बात तो देख लीजिए आप, वही कॉपी है, ये बाउंड्री वाली कॉपी है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के बारे पढ़ लेते हैं कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का रेखांकित कीजिए, साथ ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर के क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो क्या क्या इसको जो अगर ब्रेक करें हम तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में पूछा है और उसके उदय के कारण पूछ रहा है, उदय के कारण को पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उसके कारण से पहले जो विशेषताएं हैं उसको वर्णन कीजिए। 3 पार्ट में टूट जाएगा कि पहले हम क्रांतिकारी का बता देंगे राष्ट्रवाद क्या है, फिर उसका कारण बता देंगे और उसकी विशेषता। देखिए इस बच्चे ने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, उसको हम बता दें कि 19वीं शताब्दी के अंत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिनका विचारधारा स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा।
तो देखिए यहाँ पे जो कॉपी चेक हुई, इन्होंने भी जो चेक करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने आंसर बहुत क्या कहते हैं इंट्रो बहुत अच्छा लिखा है, तो 2 से 3 लाइन में इंट्रो हो गया, उन्होंने राष्ट्रवाद को बता दिया। ठीक, इसके बाद अभी जो राष्ट्रवाद के कारण है, देखिए कारण कितने अच्छे से इन्होंने एक बॉक्स बना के सारे कारणों को, जो कौन कौन से कारण थे राष्ट्रवाद उदय के, उनको यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब जब कॉपी चेक होती है तो उस कॉपी में बताया गया कि देखिए क्या क्या चीज़ें और इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये कारण हो गया आंसर का। और एक और आपको यहाँ पे बताते हैं कारण के बाद से अब जो इसकी विशेषताएं थी, विशेषताओं को देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो भी सारी यहाँ पे विशेषताएं सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जो कॉपी चेक करने के बाद जो इसमें आपको एक्सटेंशन और देना था वो चीज़ आपको बता दी गई। तो जो हमने यहाँ पे पॉइंट आपसे डिस्कस करा था ना कि आप आंसर को क्या करेंगे, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में करेंगे। तो ये था दोस्तों आज एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में हमने बात की किस चीज़ की, है ना, सेशन में हमने बात करा कि कैसे कुछ अच्छा उत्तर लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपकी। और लास्ट पॉइंट दोस्तों जो हमने बताया था कि उत्तर लेखन का 753 नियम क्या है। इस नियम में बेसिकली देखो ये रूल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये फाइनल जब आप आंसर राइटिंग आपकी डेवलप हो जाती है उस टाइम के लिए कि जब आप एक अच्छा आंसर लिखने लगें, उसके लिए कहा जाता है कि जो आप एक आंसर है ना, उस आंसर को आप क्या करें 7 मिनट में उस प्रश्न को उत्तर देने का लक्ष्य रखें। और उस जो क्वेश्चन का आंसर है उसको आप क्या करें, उस आंसर में कीवर्ड के संबंधित 5 बिंदु लिखें, 5 पॉइंट आपको आने चाहिए उस आंसर से लिखने के साथ साथ। और 3 क्या है कि मतलब जो उसमें बात कही गई है उसको आप एटलीस्ट 3 डायमेंशन, 3 आयामों में विस्तृत कर सकें। तो ये एक बहुत आगे की चीज़ है, मतलब बेसिक में आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे 753 रूल, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब आप आंसर राइटिंग लिखना सीख जाएंगे और आप अच्छा आंसर लिखने लगेंगे तब उस टाइम ये आता है 753 रूल कि आप 7 ही मिनट में एक आंसर को लिख पाएँ, है ना, और उसके 5 डायमेंशन में लिखें, 5 पॉइंट्स लिखें, 3 डायमेंशन में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा सेशन जिस सेशन में हमने बात करी दोस्तों कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है ना, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। आपके क्या सुझाव हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें चैनल पे अवेलेबल है, करंट अफेयर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।